नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। जींद उपचुनाव का इंतजार काफी समय से हो रहा था। आखिरकार चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर ही दिया, यानी 28 जनवरी को उपचुनाव होने हैं, यानी मतदान होना है, और 31 जनवरी को नतीजे निकलने हैं। तो हमने भी जींद उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज की ये पहली कड़ी स्पॉटलाइट हरियाणा जींद उपचुनाव को लेकर। हरिचंद मिड्ढा के निधन के बाद से ही जींद में उपचुनावों की जरूरत महसूस होती रही। ये भी सच है कि हरियाणा की राजनीति में जींद का काफी ऐतिहासिक महत्व रहा है, क्योंकि कई बार जींद से ही हरियाणा की राजनीति ने नया मोड़ लिया है। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं जींद की प्रोफाइल पर। जींद उपचुनाव की तारीख तय हो गई है। साल 2018 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को चुनाव आयोग ने 28 जनवरी को ये चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। इन चुनावों के लिए नामांकन भरने का काम 3 जनवरी से शुरू हो गया है और 10 जनवरी तक ये नामांकन भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 11 जनवरी को होगी और 14 जनवरी को सभी प्रत्याशियों की अंतिम सूची सामने आ जाएगी। 31 जनवरी को होने वाली मतगणना के बाद ये तय हो जाएगा कि इस उपचुनाव में जीत किसे हासिल हुई है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले होने वाले ये चुनाव सियासी नजरिए से काफी अहम कहे जा सकते हैं। इनेलो विधायक हरिचंद मिड्ढा के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि किसी भी दल ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सत्तारूढ़ भाजपा इन चुनावों को टालने के प्रयास में है। मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी पहुंचा। याचिकाकर्ता का आरोप था कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग इन चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है। बहरहाल अब चुनावों का ऐलान हो गया है और प्रदेश के सियासी माहौल में भी गर्माहट नजर आने लगी है। मांगेराम गुप्ता की जो स्थिति है वो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला उनसे 5-6 बार मिल चुके हैं और उन्होंने आंतरिक तौर पर अपनी बैठक में उनके बेटे महावीर गुप्ता के टिकट का तय कर रखा है, पर क्योंकि मांगेराम गुप्ता ने खुद की अपनी स्थिति खराब कर ली है, अब उनके पास एक और कैंडिडेट की वो तलाश में हैं, वो उनको मिल चुका है। और जहाँ तक है मुझे वैसे समुदाय से तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी का कैंडिडेट होगा अगर मांगेराम गुप्ता वहाँ पर रहते हैं। लेकिन मांगेराम गुप्ता क्योंकि एनएलडी के बारे में और दुष्यंत चौटाला की पार्टी में कल मेरे साथ बातचीत में उन्होंने अच्छी बात नहीं की है, तो कहीं लगता है कि वो मोल भाव भी कहीं कर रहे हों। हो सकता है वो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाएं। लेकिन बृजमोहन सिंगला के बेटे वो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो कांग्रेस अगर उन पर दांव खेलती है तो ये बड़ा कंटे की टक्कर होगी वैश्य समुदाय के बीच में, पंजाबी समुदाय के बीच में। और टेकराम कंडेला जो पहले इंडिपेंडेंट लड़े थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे, वो भी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट के तौर पर अगर खड़े होकर उनको बीजेपी की टिकट्स नहीं मिली तो बहुत रोचक मुकाबला हो जाएगा। सियासी हलकों में इसे मुख्य चुनावों से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। परंपरागत रूप से जींद विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस और इनेलो दोनों के उम्मीदवारों में विश्वास जताता रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मांगेराम गुप्ता इस सीट पर 4 बार विधायक रहे हैं। मांगेराम गुप्ता ने ये चुनाव 1977 में पहली बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीता था, लेकिन 1999, 2000 और 2005 में उन्होंने ये चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीता। जींद के ही बृजमोहन सिंगला ने ये सीट 2 बार जीती है, एक बार इनेलो की टिकट पर तो दूसरी बार हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर। इनेलो के ही हरिचंद मिड्ढा पिछले 2 चुनावों से यहाँ जीत हासिल करते आ रहे थे। ये पारंपरिक सीट कांग्रेस और एनएलडी के बीच में रही है और एनएलडी के 2 फाड़ हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी और अभय सिंह चौटाला की जो एनएलडी पार्टी है, इन पार्टियों के जो वोट हैं वो दोनों में बंटेंगे। ये साफ तौर पर धरातल पे नज़र आ रहा है। इसका फ़ायदा एनएलडी को और दुष्यंत चौटाला की पार्टी की बजाय कांग्रेस को या बीजेपी को मिलना तय है। कांग्रेस के पास क्योंकि कैंडिडेट मजबूत नहीं है, निकालेंगे, वो घोषित भी करेंगे, और जो छिन्न भिन्न पार्टी हुई पड़ी है इस वक्त 5-6 टुकड़ों में बंटी हुई है, उसका साफ असर पहले निगम चुनाव में भी बिना चुनाव चिन्ह के लड़े भी देखा गया और इस चुनाव में भी उसका साफ नज़र आएगा। तो आज की डेट में जो मुझे लगता है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का गढ़ रहा है वहाँ पर और वो जींद में उन्होंने रैली की है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी
और बीजेपी की पार्टी, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके उम्मीदवार के बीच में, और आईएनएलडी, क्योंकि वहाँ पर पारंपरिक रहा है और आईएनएलडी को जो एक वोट बैंक, फिक्स्ड वोट बैंक है, वो भी उसमें कहीं ना कहीं उनके साथ है। पिछले चुनाव में यानी 2014 में यहाँ इनेलो और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला था। इनेलो के हरिचंद मिड्डा 31,631 वोट हासिल करने में सफल रहे थे। भाजपा के सुरेंद्र बरवाला को 29,374 वोट मिले थे। कांग्रेस के प्रमोद सहवाग केवल 15,267 वोट ही हासिल कर पाए थे। जींद में मतदाताओं की संख्या 1,70,000 के आसपास है। इनमें से 1,07,000 शहरी और 63,000 ग्रामीण मतदाता हैं। बात अगर विभिन्न समुदायों की जाए तो यहाँ सबसे अधिक संख्या जाट और ओबीसी मतदाताओं की है। यहाँ करीब 45,000 जाट मतदाता हैं और इतने ही ओबीसी मतदाता हैं। इसके साथ साथ पंजाबी, बनिया और दलित मतदाताओं की संख्या भी यहाँ पर काफी है। जींद में इस बार मुकाबला काफी रोचक रहने वाला है। पिछले 2 चुनाव यहाँ इनेलो ने जीते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, कुछ भिन्न है। इनेलो का विघटन हो चुका है। ऐसे में ये देखना काफी रोचक होगा कि इस बार क्या कुछ निकलता है। हो सकता है, जैसा कि माना जा रहा है, कि चौकोना मुकाबला होगा। ऐसे में जीत किसकी होगी, ये देखना लाजमी होगा। जींद चुनावों के लिए सभी प्रमुख दलों ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी को छोड़कर सभी अन्य दलों ने इन चुनावों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। जींद विधानसभा क्षेत्र इनेलो के लिए बेहद अहम रहा है। पिछले 2 चुनावों में इनेलो को ही यहां से जीत हासिल हुई है, लेकिन इस बार हालात पार्टी के लिए उतने साजगार नहीं है जितने साल 2014 में थे। पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। दोनों ही घटक जींद को अपना गढ़ मानते हैं। इनेलो से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी ने यहीं से ही अपना आगाज किया है। पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला की इस क्षेत्र में अच्छी बैठ मानी जाती है। वहीं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी इस क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हैं। ऐसे में यहाँ का मतदाता किस पार्टी को सही मायने में चौधरी देवीलाल की विरासत मानता है, इन चुनावों में ये काफी हद तक साबित हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस चुनाव को मिल करके लड़ेगी। न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लोगों का मैंडेट हमारे साथ है। जींद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कर्म भूमि रही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा जींद को महत्व दिया, चाहे नरवाना से चुनाव लड़के दिया, चाहे उचाना से लड़कर के दिया। हमारी पार्टी की तरफ से डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जींद से पहले एमएलए थे, वो तो परमात्मा को मंजूर नहीं था, अचानक उनका देहांत हो गया। इसकी वजह से आज जींद का उपचुनाव आ गया। लेकिन इस उपचुनाव के अंदर भी जींद के लोग गठबंधन के उम्मीदवार को बड़े भारी मतों से जिताने का काम करेगा। तैयारियां हमारी तो रैली के दौरान ही हो गई थी और रैली में ही सारी चीज़ प्रदर्शित कर दी थी। आज दुष्यंत फिर जींद में है, जींद में मीटिंग भी बुलाई हुई है। वहाँ सब साथियों से सलाह मशवरा करके और जल्दी घोषित कर देंगे उम्मीदवार भी। चुनावी तैयारी निरंतर चली रही है। पार्टियां चेहरे बनाती है और जननायक चौधरी देवीलाल ने सदैव चेहरे बनाए। तो जिसको भी पार्टी समर्थन करेगी, जिसको मदद करेगी, जिसको आगे रख करके चुनाव लड़ेगी, वो अपने आप ही चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये चुनाव काफी अहम होने वाले हैं। साल 2014 में पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र बरवाला ने यहाँ कोई बुरा प्रदर्शन नहीं किया था। इनेलो विधायक हरिचंद मिड्डा के बेटे कृष्ण मिड्डा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में पार्टी टिकट किसे देती है ये देखना होगा। लेकिन हाल के निगम चुनावों की जीत के बाद पार्टी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जींद उपचुनाव की तैयारियां, जैसे यहाँ की तैयारियां चल रही हैं, बहुत दिन पहले ऐसी बैठकें करके वहाँ की तैयारियां हमारी जोरों पर चल रही हैं। अब तो केवल उन तैयारियों को लेकर के आगे बढ़ने वाला एक योद्धा हमने एक देना है वहाँ पे उम्मीदवार के रूप में। और कल हमारी प्रांत की चुनाव समिति की बैठक हुई है और उसमें बैठक में फैसला लिया गया, क्योंकि दर्जन भर नाम उसमें चर्चा में आए थे। दो वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेवारी लगाई है। ओम प्रकाश धनखड़ जी और सुधा यादव जी पर्यवेक्षक के रूप में 2 नेता जाएंगे और जो रिपोर्ट सौंपेंगे उसके आधार पर आगे की बात की जाए। अभी 5 निगम चुनाव उन्होंने जीते हैं। बीजेपी उत्साहित है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि
हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए हमें ये चुनाव जीतना है। और उन्होंने कृष्ण मिड्ढा जो पुराने जो विधायक थे आईएनएलडी के, उनके बेटे को इसमें शामिल भी कराया है। भले ही बीजेपी की समन्वय समिति वहाँ पर जारी हो, वहाँ पर बातचीत कर रही हो, लेकिन आंतरिक तौर पर बीजेपी के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण मिड्ढा को ही उन्होंने उम्मीदवार बनाना है। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव अहम साबित होने वाले हैं। लंबे समय से कांग्रेस यहां जीत हासिल नहीं कर पाई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस इन चुनावों में स्थानीय मुद्दों के साथ उतरेगी, क्योंकि भाजपा सरकार स्थानीय मुद्दों को लेकर पूरी तरह से असफल साबित हुई है। जींद उपचुनाव की घोषणा हुई है और मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव जीतेगी। 3 प्रदेशों में जहां भाजपा की बहुत मजबूत सरकारें मानी जा रही थी, जिसको हिंदी भाषी प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहाँ पे जिस तरीके से एक ही दिन तीनों सरकारें पलटी गई हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी हैं, मैं समझता हूँ कि उसी प्रकार से 2019 में पहले जींद उपचुनाव, उसके बाद लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। वहीं इनेलो का कहना है कि उनकी पार्टी भाजपा को निशाना बनाएगी। इनेलो के अनुसार भाजपा ने इस क्षेत्र को केवल इसलिए अनदेखा किया है क्योंकि यहां इनेलो का विधायक था। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका फिर से स्वागत है। और स्पॉटलाइट हरियाणा के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे बातचीत इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव आरएस चौधरी के साथ। उनसे हमने ये जानने की कोशिश की है कि इनेलो अपने गढ़ को यानी जींद को बचाने के लिए क्या कर रही है। तो 28 जनवरी को जींद में उपचुनाव होने वाले हैं। इनेलो की क्या रणनीति रहने वाली है, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय महासचिव आरएस चौधरी जी। आरएस चौधरी जी, सबसे पहले तो यही सवाल है कि चुनावों के लिए, उपचुनावों के लिए क्या आपकी रणनीति रहने वाली है पार्टी की तरफ से? है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से इनेलो ही जींद के अंदर चुनाव जीतती रही है और अच्छे मार्जिन से जीतती रही है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो हमारे कैंडिडेट की असामयिक मृत्यु के कारण जो ये सीट खाली हुई है, उसके लिए चुनाव ये 28 जनवरी को प्रस्तावित है। अभी तक कैंडिडेट के चुनाव होना है, जिसने चुनाव लड़ना है पार्टी की ओर से, पार्टी सिंबल पे। सभी पार्टियां ही इसी मंथन में लगी हुई हैं और जब भी ये नॉमिनेशन फाइल होगा या जब भी पार्टी द्वारा कैंडिडेट को निर्णय हो जाएगा, उसको ऑथराइज कर देंगे, वो पार्टी अपना नॉमिनेशन फाइल कर देगी। तो कब तक होने की उम्मीद है? ऐसा अभी तो टाइम है, क्योंकि आज पहला दिन है। कल तो अधिसूचना जारी हुई थी चुनाव की। 7 दिन तक नॉमिनेशन फाइल है। लास्ट डेट है नॉमिनेशन की 10 तारीख की। तो अभी तो समय है, क्योंकि कुछ ऐसे मामले हैं जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान जी की भी राय ली जाती है। तो अभी निर्णय होना है। हर पार्टियों के पास कैंडिडेट्स, जो भी प्रत्याशी बनने वाले हैं, वो हर पार्टियों के पास चुनाव के लिए अप्रोच करते हैं। तो जिसको भी पार्टी समझेगी, जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो पार्टी के साथ लंबे अरसे से जुड़ा हुआ है, और पार्टी जिसको भी मुनासिब समझेंगी, उसको चुनाव के लिए मैदान में उतारेगी। जी, आरएस चौधरी जी, अब तक की सिचुएशन की अगर हम बात करें और अब की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जुदा है इनेलो के लिए। पिछले चुनावों की अगर बात करें तो बहुत अच्छे नतीजे आए हैं, लेकिन इस बार चूंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, या कहें हालात कुछ ऐसे हो गए जिसकी वजह से चुनौती कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले ज़्यादा है। क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसा है। ये ठीक है कि कुछ लोग पार्टी छोड़ करके उन्होंने अब एक नया संगठन बनाया है। कहने को तो संगठन है, वैसे तो वो जुगाड़ ही है। तो उसका कोई लंबा चौड़ा पार्टी का सारा संगठन जो है वो एकजुट है। जो जाने वाले वो हो सकते हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया हो, या जिनको पार्टी ने टिकट न दी गई हो, या पार्टी से ठुकराए गए हों, हटाए गए हों। तो मैं नहीं समझता कि इन
चीज़ों का, इन परिस्थितियों का, इन मैकेनिज्म का कोई भी चुनाव पे कोई असर पड़ेगा। अच्छा। और पार्टी का जो अपना बेस है वो बहुत मजबूत बेस है, शुरू से ही मजबूत बेस है, और पार्टी उसी आधार पर चुनाव लड़ेगी, उसी आधार पर पार्टी अपना चुनाव जीतेगी। चलिए, इनसे आपको डर नहीं है या इनसे किसी तरह का आपको कोई थ्रेट नहीं लग रहा है, लेकिन नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है, या बहुत अच्छे नतीजे उनके आए हैं, तो उसको लेकर, बीजेपी को लेकर आपको क्या लगता है, क्या वो एक थ्रेट है आपके लिए? देखिए, जो नगर पालिकाओं के, नगर कौंसिल के या नगर निगम के चुनाव विधानसभा और लोकसभा चुनाव से भिन्न होते हैं। वहाँ एक लोकल मुद्दे होते हैं, सामयिक मुद्दे होते हैं। स्टेट का मुद्दा अलग होता है, पार्लियामेंट के मुद्दे अलग लेकिन होते कहीं ना कहीं उसका एक जो नहीं, कोई नहीं होता। देखो, मैं कम से कम भी 20 साल नगर पालिकाओं में मैं प्रशासक रहा हूँ। अच्छा। लगभग प्रदेश की जितनी भी जरूरी इम्पोर्टेंट नगर पालिकाएँ हैं, चाहे अम्बाला है, चाहे गुड़गांव है, भिवानी है, रोहतक है, मैं सब में रहा हूँ। वो एक सामयिक मुद्दे होते हैं। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट टूटी हुई है। लेकिन मुद्दे तो लोकल से ही शुरू होते हैं सर। नहीं, देखिए, स्टेट के जो चुनाव होते हैं वो एक पूरा विधानसभा क्षेत्र होता है। नगर निगम में या नगर पालिका में एक निगम का क्षेत्र होता है। वो जो मुद्दे होते हैं अलग किस्म के मुद्दे होते हैं। स्टेट के अंदर मुद्दा ये है कि बिजली के रेट कम होनी चाहिए, नहीं चाहिए, पानी के रेट कम होने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आपका जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, बुढ़ापा पेंशन कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसका नगर निगम से और नगर पालिका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। इसी तरह से पार्लियामेंट के एक अलग मुद्दे हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि वो चुनाव मैंने बहुत लंबे अरसे से देखे, हरियाणा के जब से 66 से, मैंने तो 52 से भी पहला जो हिंदुस्तान के चुनाव तब से भी देखा है। इन मुद्दों का इनसे कोई तालमेल नहीं होता। नगर निगम, नगर पालिका या जितने भी ये नगर कौंसिल हैं, इनके चुनाव को नगर स्टेट के चुनाव से या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो यह मैं विचार ठीक तालमेल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है क्या? मेरा सवाल एक ये भी है कि जैसा कि माना जाता है कि ये चुनाव एक तरह से परीक्षा है आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए, तो आप इसको किस तरह से ले रहे हैं? ऐसा है, परीक्षा तो आप एक हर चीज़ को, आप निगम के चुनाव को भी आप परीक्षा मान रहे हैं, आप कहेंगे उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। ये तो कुछ समय के लिए है, क्योंकि डेथ की वजह से ये रिक्ति हुई है और उस पर चुनाव होना है। उसका ना तो कोई इसका स्टेट राजनीति पे प्रभाव है, ना कोई इसका कोई राष्ट्रीय राजनीति पे प्रभाव है। जो रिक्ति हुई है वो पूर्ति हो जाएगी चुनाव के बाद। इसका कोई लंबा चौड़ा प्रभाव तो मैं देखता नहीं। हाँ, जो लोग फजूल में अपने दावे करते हैं उनके औकात जरूर सामने आ जाएगी। जी, चलिए, जींद उपचुनाव की बात तो होगी, लेकिन अब आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। क्या विधानसभा चुनाव को लग रहा है जल्दी हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो उसके लिए पार्टी की क्या तैयारी? देखिए, बात यह है, सबसे पहले ये निर्णय मुख्यमंत्री के हाथ में है, क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में है और कैबिनेट फैसला लेकिन कयास तो नहीं, कैबिनेट का फैसला है। स्टेट कैबिनेट अगर पार्लियामेंट के साथ कराना चाहे तो साथ भी करा सकती है, पर मुझे इसकी संभावनाएं कम दिखाई देती है। जींद की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप उठाना चाहेंगे इस उपचुनाव में? असल में सब आज ही देखिए, लगभग प्रदेश हमारे लगभग 40-42 विश्वविद्यालय हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें कहीं ये विश्वविद्यालय भी एक बना टूटा फूटा भी, वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं हुआ है। कोई मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ पर कोई और सुविधाएँ हैं, जिनमें मैं खुद भी पोस्टेड रहा हूँ, जिनमें सुविधाओं का अभाव है। जबकि जींद हरियाणा के अंदर एक ऐसी सेंट्रल प्लेस है, लेकिन ना तो कोई बाईपास बना है, ना वहाँ कुछ सड़कों को ठीक हालत है। जींद में इग्नोर रहा है 15-20 साल से। आप ही देखो, जब से ये 10 साल हुड्डा साहब रह गए और 4 साल ये हो गए, तो जींद के अंदर विकास का अभाव है। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जींद के विकास को हम आगे बढ़ाएंगे, हमारी पार्टी सत्ता में। तो ये था जींद उपचुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज का पहला भाग। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।